हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। कृष्णा टॉप स्टडी गाइड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जब तक वीडियो शुरू होती है आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे और आप सभी के बीच में मेरी वीडियो आ सके। दोस्तों, आज हम सब लोग उत्तराखंड वन धरोहर के लिए जो स्पेशल क्लास है ये जीव विज्ञान से संबंधित है। तो आज हम उत्तराखंड से जीव विज्ञान का पहला चैप्टर, इसमें पशु एवं प्लांट प्रजनन जो है, तो उससे जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं इससे, क्योंकि ये उत्तराखंड का पहला एग्जाम है जो उत्तराखंड सरकार ने पहली बार करवा रही है। तो दोस्तों, मैंने ऐसे क्वेश्चन छांट छांट के बना रखे हैं इसमें से कि जो हर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आईएएस से लेके एमपीपीसी से लेके हर राज्य के स्टेटों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, तो मैंने इसी के बीच में जो 12वीं की जो जीव विज्ञान की बुक है उससे भी कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं। तो जो अभी जो मेन क्वेश्चन है ये मैंने घटना चक्र से ले रखे हैं इससे। तो ये क्वेश्चन बार बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ आज की वीडियो में बने रहें। जो भी क्वेश्चन होंगे 30, 35, 40, 45 क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप सभी लोग सही से इन क्वेश्चनों को मेरे साथ पढ़े और मैं इन क्वेश्चनों को सही से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होगा पररोहा शीर्ष, मूल शीर्ष, परागकोश या पूर्ण कोशिका। तो इसका ऑप्शन होगा परागकोश, ऑप्शन नंबर सी। तो परागकोश क्यों होगा, अब मैं इसका अर्थ बताता हूँ आपको। पौधों में अर्धसूत्री जो विभाजन के अध्ययन के लिए जो उपयुक्त विकल्पों में से सबसे उपयुक्त भाग परागकोश है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकणों का निर्माण होता है जो वास्तव में अपरिपक्व नर युग्म भिन्न होता है। प्रजनन के लिए पौधों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुंकेसर नर जननांग तथा अंडप मादा जननांग के रूप में होते हैं। पुंकेसर में पुतंतु व परागकोश होता है तथा अंडप में अंडाशय, वर्तिका या वर्तिकाग्र होते हैं। तो इसलिए पौधों में जो अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त जो भाग होता है तो परागकोश ही होता है, क्योंकि इससे सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में गुट्टी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। कीटों के नियंत्रण हेतु, वनस्पतिक प्रसारण के लिए, बीजों के अंकुरण हेतु, खरपतवार के नियंत्रण हेतु। पौधों में गुट्टी लगाने का जो कार्य किया जाता है ये किया जाता है वनस्पतिक प्रसारण के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वनस्पतिक प्रसारण के लिए पौधों में गुट्टी लगाने का जो कार्य या उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है, तो ये किया जाता है वनस्पतिक प्रसारण के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्यों किया जाता है, पौधों में गुट्टी लगाना कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक तकनीक है जो वनस्पतिक प्रसारण हेतु किया जाता है। इसमें मूल पौधे से जुड़े रहने के दौरान हवाई तनों में जड़ों को विकसित होने दिया जाता है। वर्षा ऋतु में इसका इस्तेमाल नींबू, संतरा, अमरूद एवं लीची आदि के विकास हेतु किया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये वनस्पतिक प्रसारण के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दे रखे इन्होंने, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। जो गहरी जड़ें, जो पहले वाली फसलों के जो जड़ें होते हैं तो उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो इसमें दे रखा है, कथन 2 दे रखा है, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। जो फलीदार फसल होती है उसके बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल दो।
तो ये पूछ रखे इन्होंने, गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हमें नई फसल उगानी पड़ती है तो उसके लिए हमें नए तरीके से उसकी खेती करनी पड़ती है, नए तरीके से उसकी रूट को प्रोडक्शन कराना पड़ता है। जो दूसरा है, फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। तो ये हो सकता है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि फसल चक्र में किसी खेत से अलग अलग ऋतुओं में प्रत्येक वर्ष अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इसका फायदा यह होता है कि खेत में उपस्थित सभी पोषक तत्वों को बेहतर उपयोग किया जा सके। प्रत्येक फसल की पोषक आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। जो फसल होती है, जो उनकी आवश्यकता होती है, तो उनके लिए अलग अलग प्रकार से मिट्टी, जो उसमें वो पड़ता है, खाद पड़ती है, तो वो अलग अलग होती है। तथा अलग अलग फसलों को उगाने से खेत की मृदा को उपयोग में लाए गए पोषक तत्वों को पुनः प्राप्त करने में, जब हम अलग अलग फसलों को उगाते हैं तो उसी प्रकार की जो मृदा होगी, उपयोग में लाए गए पोषक तत्वों को पुनः प्राप्त करने के समय एवं अवसर प्राप्त हो जाता है। जैसे फलीदार, लेग्यूम या दालों वाली फसलों के उगाने में राइजोबियम के कारण नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जो अगली बिना फली वाली कृषि हेतु मृदा को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है। तो इसलिए इसका विकल्प केवल बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कोलोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है मूंगफली में, सरसों में, गेहूं में, आलू में। कोलोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आलू में, ऑप्शन नंबर डी। जो कोलोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है आलू में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। कोलोनल जो वर्ण उच्च गुणवत्ता के बीजों को उत्पादन करने की एक विधि है। आलू के उत्पादन के लिए यह विधि प्रयुक्त है। जो कोलोनल होता है, जो उच्च गुणवत्ता का जो बीजों का उत्पादन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, कोलोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, भ्रूण किसमें मिलता है? फल में, पर्ण में, बीज में, कली में। जो ये भ्रूण मिलता है, ये मिलता है बीज में, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया से के फलस्वरूप भ्रूण बीज का बाहर आता है। जो भ्रूण होता है वो बीज से बाहर आता है, तो इसलिए जो भ्रूण होता है ये बीज में मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जब बीज अंकुरित होता है तो उसी में वो जो उसकी कली आती है तो उसी को तोड़ के वो बाहर आता है। क्वेश्चन नंबर 6, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीजों में, तना काट में, इनमें से किसी से भी नहीं, इन दोनों में। माँ पौधे की भांति मिलता है, तो ये मिलता है तना काट में, ऑप्शन नंबर बी। क्यों मिलता है? क्योंकि कायिक प्रवर्धन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। इसके नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधों के भागों जैसे तना, जड़ एवं पत्तियां से प्राप्त किए जाते हैं। तना काट, दाब लगाना तथा कलम बांधना आदि इसकी पारंपरिक विधियां हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनक के आकारिकीय तथा आनुवंशिकी रूप से समरूप होते हैं। इसके विपरीत लैंगिक जनन बीजों से द्वारा उत्पन्न पौधों में विभिन्नता पाई जाती है। तो इसीलिए माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो ये मिलता है तना और काट में। प्रश्न नंबर 7, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, गन्ना, आम, कपास। तो जो ये प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है, तना काट आमतौर से जब किसी प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, गन्ना के लिए। अब क्यों किया जाता है? गन्ना कुल ग्रेमनी के अंतर्गत आता है। जो गन्ना होता है ये कहाँ आता है? कुल ग्रेमनी के अंतर्गत आता है, जिसका तना काट आमतौर से कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जब उसका तना काट आमतौर से कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, इसका तना ठोस एवं संबंधित इसका तना ठोस एवं संधिबद्ध होता है, ज्वाइंटेड होता है, जिसमें पर्व तथा पूर्व पर्व संधियां पाई जाती है। इसमें क्या होता है? पर्व संधियां पाई जाती है, जिसको बोलते हैं इंटरनोड्स।
क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। बोगेनविलिया, कार्नेशन, कोको, अंगूर। इनमें से कौन कौन से पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं? तो ऑप्शन 1 और 2 से, 2, 3 और 4 से, 1, 2 और 4 से, 1, 2, 3 और 4 से। तो इसका डी होगा 1, 2, 3 और 4 से। बोगेनविलिया, कार्नेशन, गुलाब तथा अंगूर में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है, जबकि कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ ही बीजों द्वारा प्रवर्धन भी होता है। इसके बीजों को सर्वप्रथम नर्सरी में उगाते हैं, तत्पश्चात इन नवजात पौधों को मृदा में 4 फीट की दूरी पर प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कमलबंद तकनीक द्वारा होता है। कथन 2, चमेली के पौधे प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा 1 और 2 दोनों सही है। मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कमलबंद तकनीक के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। जो चमेली के पौधे प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। दाब तकनीक में पौधों की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराया जाता है। कुछ दिनों में तना शाखा से जड़ें उग जाती है, इसे अलग कर नए पौधे के रूप में उगाए जाते हैं। चमेली के पौधे का प्रवर्धन इस प्रकार किया जाता है, जबकि मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कमलबंद तकनीक से किया जाता है। इस प्रकार प्रसंगत दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो जीवन दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होगा? पुष्प, पत्ती, तना, जड़। तो ये होगा पुष्प, ऑप्शन नंबर ए। तो पुष्प क्यों होगा? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में मुख्यतः पुंकेसर और स्त्रीकेसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं, इसलिए पुष्प इसका महत्वपूर्ण अंग होगा जीवन चक्र का। क्वेश्चन नंबर 11, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा। मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन। पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन, उचित तापमान, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, ऑक्सीजन, प्रकाश। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी बीज के अंकुरण के लिए? तो ये होगा पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। बीज अंकुरण जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए उचित आर्द्रता या पानी, उचित तापमान तथा ऑक्सीजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि सूर्य का प्रकाश सनलाइट आवश्यक नहीं है। पौधे में बीज अंकुरण 2 प्रकार का व्योमपारिक तथा अधोभूमिक होता है। व्योमपारिक तथा अधोभूमिक होता है। एक होता है इपीजियल और एक होता है हाइपोजियल। तो ऐसे क्वेश्चन उसने दोबारा पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 12 में, बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? प्रकाश, आर्द्रता, उचित तापमान, ऑक्सीजन। तो जो बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है वो है प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बिना प्रकाश के भी बीज में अंकुरण आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है। मटर में, पोस्ते में, कपास में, मक्के में। बीजों के जो प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पोस्ते में, ऑप्शन नंबर बी। अब ये कैसे होता है? संपुटिया फल परिपक्व होने पर प्रफुल्लित हो जाते हैं क्योंकि अपने मूल पौधे से जुड़े रहते हैं। ऐसे फलों का प्रपुष्टन इतना सौम्य होता है कि बीजों का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, अतः इनके बीजों के प्रकीर्णन हेतु सेंसर विधि का प्रयोग किया जाता है। पोस्ते के बीजों की प्रकीर्णन में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, सेंसर विधि का। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 15, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण को उस पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। स्वाक युग्मन, सजात पुष्पी परागण, पर परागण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कहलाता है सजात पुष्पी परागण, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन कह रहा है एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण को उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है। ये कहलाता है सजात पुष्पी परागण। एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण को उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र स्थानांतरण स्वपरागण या सजात पुष्पी कहलाता है। प्रश्न नंबर 14, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, उपयुक्त में से कौन सा परागकणकारी है? उपयुक्त में से कौन सा परागणकारी है? 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, केवल 1, 2, 3। परागण वैज्ञानिक अर्थ में वर्तिकाग्र अंडाशय अथवा बीजांड पर परागण के पहुंचने की यह क्रिया है जिससे गर्भाधान के पश्चात फल और बीज बनते हैं। मधुमक्खियां सबसे महत्वपूर्ण परागकणकारी कीट है क्योंकि मधुमक्खी और तितली द्वारा परागकण प्रायः दिन में खिलने वाले फूलों में होता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पक्षी भी सामान्य रूप से परागण करते हैं। गुंजन चिड़िया जिसको हमिंग बर्ड द्वारा परागित पुष्प प्रायः लाल होते हैं तथा अधिक मात्रा में मकरंद उत्पादित करते हैं। चमगादड़ भी कई पुष्पों के परागकणकारी कारक है। हालांकि जंतु परागित फूलों की संख्या अधिक नहीं। कुछ ऐसे पौधे दक्षिणी गोलार्ध में भी मिलते हैं। तो इसलिए चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी ये सब क्या होते हैं? परागकणों को। नंबर 15, परागण की सुपरिभाषा है। परागकण का परागकोश से क्रोम छिद्र वर्तिकाग्र स्थानांतरित होने की क्रिया है। परागकण का अंकुरण है। परागनली का बीजाणु तक पहुंचना, कीटों का फूलों तक पहुंचना परागकण की सुपरिभाषा है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। परागकण का परागकोश से क्लोम छिद्र वर्तिकाग्र स्थानांतरित होने की क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 16, बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है कहलाता है। अभिजनक बीज, प्रमाणित बीज, आद्रेय बीज, संकर बीज। वह बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है उसको कहा जाता है। तो यह कहलाता है संकर बीज, ऑप्शन नंबर डी। संकर बीज को प्रतिवर्ष बदला जाता है इसलिए इसको नाम दिया गया संकर बीज। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग तथा जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न काल पक्वता, स्व अनिश्चय उभयलिंगता जिसको हार्कोगेमी कहते हैं, या विषम युग्मन एक संगमनी। तो जो इसका आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। एक क्या है ये? यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न काल परिपक्वता, जिसको बोलते हैं भिन्न काल पक्वता। तो ये होता है उभयलिंगी पुष्प में पुमंग एंड्रोसियम तथा जायांग जाइनोसियम के अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना पृथक पक्वता या भिन्न काल पक्वता डाइकोजेमी कहलाती है, जो कि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पूर्व पुंपकत्व तथा पूर्व स्त्री पक्वत्व होती है। जो पूर्व पुंपकत्व में परागकोश अंडाशय पूर्व पकते हैं, जबकि पूर्व स्त्री परिपक्वत्व में अंडाकोश परागकोश से पहले पकता है अर्थात परिपक्व होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट 17 क्वेश्चन थे जो वन दरोगा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है, आप लोग इनको सही से रिवीजन करके जाए
और जो अभी इसके और क्वेश्चन है तो आज शाम या कल सुबह तक मैं नई वीडियो बना के आप लोगों तक वीडियो पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप सभी के बीच में आ सके। आज के लिए धन्यवाद।